गाइस हुप सूप। तो चलिए भैया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। सिंपल सा आज का टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के वक्त क्या क्या चेंजेस ऑकर होते हैं, ये अपने को आज के टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रिपेयर्ड कुछ डायग्राम भी बना दिया है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का। ठीक है, और कुछ स्टेप्स भी जो इसमें फॉलो होंगे, और जैसे कि फर्टिलाइजेशन में, इम्प्लांटेशन में स्टेप्स अपन पढ़ रहे थे, यहाँ भी उसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक स्टोरी की तरह इसको सुनना, तो इसीलिए पेन कॉपी निकाल लो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आएंगे उसको लिख लेना, और आगे की अपन तो सारा नोट्स में आप देख ही सकते हो। चलो स्टार्ट करें। सिंपल सा टॉपिक है। पहला वर्ड, व्हाट आर द चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहला स्टेप जो फर्दर, जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट कब होता है, जैसे ही हमारा एम्ब्रायो यूटेरस में पहुंच जाता है तो उस वक्त से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये एम्ब्रायो यूटेरस में पहुंचा तो उस समय जो आउटर लेयर रहती है यानी ट्रोपोब्लास्ट, जो एक लेयर फॉर्म कर लेती है अलोंग विद द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के साथ मिल करके, ठीक, एक लेयर फॉर्म कर लेता है ट्रोपोब्लास्ट अलोंग विद द एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब वो ट्रोपोब्लास्ट यहाँ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है? क्रॉनिकल विलाई बोला जाता है। सिंपल, यहाँ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑकर होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्लेसेंटल रीजन्स में, और जिसे क्रॉनिकल विलाई बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पास जो अनदर यूटेराइन टिश्यूज थे उनकी भी डेवलपमेंट होती है। कुछ मेंटरनल ब्लड्स जो ऑकर होना रहता है यानी साइड साइड रीजन्स में आना रहता है, वो भी पूरी तरह से डेवलप होके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या करते हैं? एक परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अब जो क्रॉनिकल विलाई फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट में, अलोंग विद दी क्रॉनिकल विलाई अलोंग विद दी यूटेराइन टिश्यू के साथ एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्रिएट करता है यूटेरस की फॉर प्रेगनेंसी के लिए, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है, मतलब एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्रिएट करेगा जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। अब ये प्लेसेंटा काम क्या करते हैं? ये प्लेसेंटा सारे के सारे ऑक्सीजन एक्सचेंज मेथड में काम करते हैं। सेकंड, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग फ्यूटस को। तीसरी बात करेंगे तो ये एक्सक्रिएशन, जो बेबी का एक्सक्रिएशन होगा, मतलब फ्यूटस जो एक्सक्रिएशन करेगा यानी वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ न्यूट्रिएंट वेस्ट जो होगा उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये एक टाइप के जो हमारे प्लेसेंटास होते हैं वो एक टाइप का एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह भी एक्ट करते हैं। किसकी तरह? एक एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह भी एक्ट करते हैं। अब ये काम क्या है? एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह एक्ट करने का काम इनका ये है कि वो इस तरह जब एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह एक्ट करते हैं तो वो कुछ हॉर्मोन्स की सिक्रिएशन करते हैं। कुछ हॉर्मोन्स, जैसे पहला हार्मोन आ जाएगा HC, और ये जी, मेरे को हार्मोन्स का नाम याद रखने में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने फाइनली याद रख ही लिया, HCG, और दूसरा IPL से याद रखा था, मतलब HPL। ठीक है, मैंने याद रख लिया था IPL के थ्रू, मेरे को याद नहीं हो रहा था। अब HCG क्या है? ह्यूमन क्रोनिकल गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, पहला हो गया कंप्लीट। ये हार्मोन्स की रिलीज करते हैं। और HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की सीक्रिएशन करते हैं। तीसरा हार्मोन ऑस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, और ही ऐसे हार्मोन्स की ये सीक्रिएशन करते हैं। ठीक है, अब कई बार आगे जो हमारे ये हार्मोन्स रहते हैं, मतलब ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इनका लेवल मदर के ब्लड में कई बार इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसका काम क्या है? इसका इंक्रीज और डिक्रीज होने का काम क्या है? एज ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखने में मदद करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, और फाइनली जो मदर रहती है उनकी कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करता है यूटेरस की, जो कि एक रिक्वायर्ड है फ्यूटस की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप,
जो प्लेसेंटा रहते हैं और फ्यूटस, प्लेसेंटा और एम्ब्रायो, यानी एम्ब्रायो फर्दर फ्यूटस में डेवलप होगा, तो मैं बार बार फ्यूटस बोल रहा हूं, ठीक है। एम्ब्रायो और प्लेसेंटा के बीच में, प्लेसेंटल वेलाइस के बीच में एक कॉर्ड होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो कि सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में मदद करता है, मतलब एक पाथ की तरह एक्ट करता है, जिसे एम्ब्रिकल कॉर्ड बोला जाता है। ये CO2 हो गया एक्सचेंज, CO2 की एक्सचेंज करने में मदद करता है। दूसरी बात बोलेंगे तो ये वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल करने में मदद, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। एक बार वीडियो चेक कर लूं, चलो ठीक है ना, वीडियो सही चल रहा है ना। हाँ, ये हो गया कंप्लीट ये स्टेप। अब ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के वक्त ही होता है, ठीक है। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट्स में मतलब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ये अपने को देखना है। इससे पहले हमने देखा कि क्या क्या चीजें, न्यू चीजें, मतलब न्यू एडवांस चीजें जो हमारे डेवलप होती हैं यूटेरस में एक एम्ब्रायो को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें होती है। अब हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि किस तरह से एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक को रब करे दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कुछ वैसे लिखा नहीं हूं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट को ना सब टॉपिक मान लेना ड्यूरिंग अंडर प्रेगनेंसी के ही, ठीक है। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट में अपने पढ़ना क्या है, सिंपली क्या होगा एम्ब्रायो की किस तरह से डेवलपमेंट होगी, फर्दर वो किस तरह से एक फ्यूटस में चेंज होगा, फ्यूटस किस तरह से बेबी में चेंज होगा, फुल्ली डेवलप बेबी, और किस तरह से ये फर्दर पेच्योरेशन होगा, वो भी अपना आगे बाद में पढ़ना है। चलो ठीक है, तो पेच्योरेशन वाला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है। अभी अपना टॉपिक है एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रायो में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, सिंपल, जो हमारे पास कुछ मतलब एम्ब्रायो यानी इनर सेल मास, इनर सेल मास ही एज ए एम्ब्रायो डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट जो इनर सेल मास होते हैं ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, पिछले वाला टॉपिक को ध्यान याद करो, पिछले लेक्चर को, तो वो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं थे, ठीक है, वो से इनर सेल मास जिन्हें बोलता था मैं। अब इनर सेल मास ही जब यूटेरस में आते थे तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं एज एम्ब्रायो, ठीक है, याद आया। फिर यहीं पास से इम्प्लांटेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता था, हाँ ठीक है, याद आया। तो इनर सेल मास और सिंपली आप बोल सकते हो एम्ब्रायो, अब उनकी फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। अब किस तरह से होती है ये देखते हैं। एम्ब्रायो फर्दर फ्यूटस में चेंज होता है। तो फ्यूटस में चेंज होने से पहले उसमें कुछ डिजीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। डिजीज में चेंज आने का मतलब है कि पहला मंथ, मतलब अकॉर्डिंग टू दी जो डेवलपमेंट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये रिसर्च बताती है। पहला जो फर्स्ट मंथ होता है उसके एंड तक में हार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, और सिंपली 5 से 7 वीक के अंदर हम हार्ट को लिसन कर सकते हैं। लिसन कर सकते हैं कैसे, बाय कान लगा कर सुनते हैं ना भैया कि हार्ट बीट, बच्चे का हार्ट बीट आ रहा है, ठीक है। तो 5 से 7 वीक में हार्ट बीट कैन बी लिसन, ठीक है। तो पहले मंथ तक में, एंड तक में हार्ट की ग्रो हो जाती है। चलो नेक्स्ट स्टेप आता है हार्ट की ग्रोथ के बाद सेकेंड मंथ के एंड तक में जो मेजर ऑर्गन्स रहते हैं बॉडीज के, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। थर्ड मंथ के एंड तक में बोलेंगे तो इसे फर्स्ट थर्ड मंथ, मतलब ये 3 मंथ के पीरियड को टाइमेस्टर बोला जाता है, ठीक। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स में 3 टाइमेस्टर्स होते हैं। 3 मंथ के टाइमेस्टर, फिर 3 मंथ के बीच में एक टाइमेस्टर हो जाएगा, तीसरे मंथ में एक टाइमेस्टर होगा कंप्लीट, फिर 6वें मंथ में एक टाइमेस्टर होगा, और फिर 9वें मंथ में एक टाइमेस्टर, मतलब 3 टाइमेस्टर होते हैं। तो तीसरे मंथ मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर के आखिरी में, मतलब थर्ड जो मंथ होता है उसमें कुछ और चीजें उसकी डेवलपमेंट होती है, जैसे कि जो फर्दर बोल सकते हैं कि
जो बॉडी रहता है मतलब हेड रहता है उसके ऊपर बाल वाल आने चालू हो जाते हैं, मतलब हेयर की डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं फिर आगे देखते हैं भैया। ठीक है, ठीक है, वीडियो एक बार माइक चेक, ठीक है, चलो कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद फर्स्ट टाइमेस्टर्स तक में आप फाइनली हेयर को महसूस मतलब हेयर की डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है। अब जो इसके बाद फोर्थ मंथ को छोड़ो, फोर्थ मंथ में मेजर डेवलपमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक, वही जो पुरानी डेवलपमेंट्स होती है, फर्दर डेवलपमेंट। अब फिफ्थ मंथ में पहुंचते हैं। फिफ्थ मंथ में जो मेजर लिम्स और ऑर्गन्स थे उनकी और स्टेज फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब मेजर लिम्स एंड ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनका भी डेवलपमेंट हो जाती है। 6 मंथ में क्या होता है, मतलब सेकेंड टाइमेस्टर्स में अगर बात करेंगे तो सेकेंड टाइमेस्टर के तक में हमारे जो बॉडी पूरे बॉडी में फाइन हेयर्स की डेवलपमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइन हेयर्स की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक। और आई सेड आईलेड इनकी भी डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब आई सेड आईलेड बोलने का मतलब आईलेड के ऊपर, ये आईलेड मतलब बाल, छोटे छोटे आँख के ऊपर वाले बाल भौरे जैसे बोला जाता है, वो डेवलपमेंट हो जाती है। और सेकेंडली आई सेड मतलब आई के ऊपर का कवर भी डेवलप हो जाता है। अब पहुंचते हैं 8th मंथ में। 8th मंथ में फर्दर जो मेजर डेवलपमेंट्स होना रहता है, जैसे कि अगर बेबी मेल बेबी है तो टेस्टिस के ऊपर स्कॉटम की लेयर आ जाती है। स्कॉटम क्या होता है, एक थिन मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट बोल सकते हो, और या फिर सिंपल बोल सकते हो कि जो कि उसको एक फर्दर टेम्परेचर मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करने में मदद करता है स्कॉटम, और एक प्रोटेक्टिव यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्कॉटम की डेवलपमेंट आखिरी मतलब 8वें मंथ तक में हो जाती है। अब आखिरी जो 9वां मंथ है उसमें फुल्ली बेबी डेवलप हो चुका है। अब ये फ्यूटस फर्दर डेवलपमेंट हो चुका है और फर्दर ये बर्थ के लिए तैयार है, ठीक है। 9th मतलब थर्ड टाइमेस्टर के एंड तक में, थर्ड टाइमेस्टर में मतलब 9वें मंथ में, अब शुरू में या आखिरी में ये कंफर्म नहीं रहता, पर 9th मंथ मतलब थर्ड टाइमेस्टर में बेबी बर्थ लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पास पूरा का पूरा अपना प्रेगनेंसी ओवर। चलो अब प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी अभी ओवर नहीं हुई है, जस्ट पैच्यूरेशन के बाद अपना प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पैच्यूरेशन, ठीक है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पैच्यूरेशन, व्हाट इज पैच्यूरेशन? सिंपली एक कॉन्सेप्ट आता है, पैच्यूरेशन होता क्या है। डिलीवरी ऑफ फ्यूटस इज सेड टू बी, हम सिंपल बोल सकते हैं फ्यूटस की डिलीवरी को हम पैच्यूरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ अ फ्यूटस, और सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो ऑफस्प्रिंग इज सेड टू बी अ पैच्यूरेशन। तो पैच्यूरेशन होने के लिए सिंपली होता क्या है, जब पैच्यूरेशन होता है मतलब डिलीवरी जब होती है, तो डिलीवरी के वक्त एज जो यूटेराइन टिश्यूज रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है सिकुड़ना चालू कर देते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक हार्मोन रहता है, एक टाइप का ग्लैंड रहता है ऑक्सोटॉक्सिन, ठीक है, यूटेरस टिश्यूज में ही प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, उससे यूटेरस टिश्यूज को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ एक ओवरी भी अलग से हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है पैच्यूरेशन के बाद। अब ये क्या करता है, ये मसल्स जो होती हैं मतलब यूटेरस की जो मसल्स होती है उनको सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट होने के कारण वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो पाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लिम्स एंड ऑर्गन्स जो फर्दर जो चीजें उसे रोक रही होती हैं बेबीज की, मतलब आउटर कवरिंग जो डी अटैच मतलब अटैच रहती हैं किसके साथ, यूटेरस के टिश्यूज के साथ, मतलब एंडोमेट्रियम के साथ अटैच रहती है, उनको डी अटैच होने में मदद करता है। डी अटैच होने के कारण और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है, और एक स्लिपरीनेस भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बेबी और ज्यादा आसानी से नीचे फोर्स किया जा सके, ठीक है, फोर्स कर सके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बेबी फाइनली ज्यादा आसानी से नीचे आएगा। और स्लिपरीनेस भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण और ज्यादा एडिशनल वर्क
हो जाता है, ठीक है। और थ्रू अ नैरो कर्विक्स के थ्रू ये डेवलप्ड फ्यूटस क्या होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और ये फर्दर बर्थ कैनाल और थ्रू अ कर्विक्स के थ्रू ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है पैच्यूरेशन में। और जैसे ही बेबी डेवलप हो जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो पैच्यूरेशन वर्क भी कंप्लीट, ठीक है। आखिरी में प्रोसेस क्या होता है, जो ये एक्सटर्नल्स रहते हैं, एक्सटर्नल कैविटीज जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लेसेंटल वेलाइस के कुछ ब्लड्स रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो टेप्रोब्लास्ट की लेयर रहती है, ये सारे के सारे एज अलोंग विद द ब्लड क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट और ये अपना पैच्यूरेशन भी यही कंप्लीट। और फर्दर आखिरी में, सबसे आखिरी में एम्ब्रिकल कॉर्ड को थ्रू अ सीजर कट कर दिया जाता है और बेबी डी अटैच हो जाता है और बेबी अब खुद का ग्रो कर सकता है अकेला, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है पैच्यूरेशन के बाद लैक्टेशन, LACTATION, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन एक फाइनली एंड प्रॉपर्टीज है, मतलब एंड टॉपिक बोल सकते हो अब तक का, ठीक है। एक बार चल लैक्टेशन, तो लैक्टेशन होता क्या है, लैक्टेशन इज अ प्रोसेस और अ फिनोमिना अंडर विच, किसमें उसके अंदर क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है बाय मदर मतलब मदर क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी के आखिरी तक में जो बॉडी रहती है वो जो ममेरी ग्लैंड्स रहते हैं उनको एक्टिव कर देती है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के मतलब जो हार्मोन्स रहते हैं, कुछ मैंने बोला था ना, कुछ बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते रहते हैं, ठीक। उसके हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन कई बार होता है ब्लड में, तो वो हार्मोन्स क्या कर देते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिव करने के कारण अब कुछ हार्मोन्स ऐसे एक्ट कर देते हैं मेमोरी ग्लैंड पे, और जिसके कारण मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, शुरू में कुछ टाइम तक जो मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं वो यानी एल्वुलाई जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, वो शुरू में येलो कलर का मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये येलो कलर का और शुरू अ प्रोसेस जिसमें येलो कलर का मिल्क प्रोड्यूस होता है फॉर ए इनिशियल डेज, कुछ इनिशियल डेज के लिए ही सिर्फ होता है ऐसा, तो उसे कोलेस्ट्रॉम, मतलब वो जो मिल्क रहता है उसे कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। अब उस कोलेस्ट्रॉम जो वो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें हाईली वैल्यू ऑफ IgA यानी एक एंटीजन रहता है, मतलब ये एक टाइप का एंटीजन है, मतलब बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने में मदद करता है, मतलब बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, पैथोजन से फाइट करने में बॉडी को मदद करता है। क्योंकि पहले अगर बात करेंगे तो बेबी एक बहुत ज्यादा सेफ कंडीशन में था यूटेरस में, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया तो एज ए इन्वायरमेंट में बहुत सारे अनहाइजेनिक कंडीशंस प्रेजेंट है, इसलिए सिंपल बोल सकते हैं कि उसे अनहाइजेनिक कंडीशन से हाइजेनिक कंडीशन में हाइजेनिक कंडीशन से अनहाइजेनिक कंडीशन में वो आया है, तो वहां उसको प्रोडक्शन के लिए उसको प्रोवाइड करना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल, मतलब मदर का मिल्क जो होता है उसे प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल डेज में, ठीक है। क्योंकि उसे ये मिल्क क्या उसे फाइटिंग में मदद करता है उसको बॉडी को, ठीक है। कंप्लीट, चलो ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो आज का अपना जो टॉपिक था, लेक्चर बोलो या फिर चैप्टर बोलो, सारा का सारा यही कंप्लीट, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कर लेंगे तो वो सेपरेट रहेगा वीडियो, ठीक है। और अगला लेक्चर चालू करेंगे ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, वहाँ आप पढ़ोगे बहुत सारी नई नई डिसीजेस के बारे में ही, मतलब और पढ़ोगे जनरली हेल्थ रिलेटेड, मतलब सेक्स रिलेटेड डिसीजेस, तो उनकी प्रोटेक्शन मेथड कैसे की जा सकती है, ठीक है। फर्टिलाइज मतलब अगर बेबी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है बॉडी में तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, वो सारा के सारा STD टाइप की डिसीजेस, इन सबसे प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन ही बोलेंगे, प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, ये सारी चीजें वो आपने को आगे पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में। तो होपफुली आप आगे वाला चैप्टर भी अटेंड करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर